हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों अभी तक तो जो है हम लोग अलग अलग लेवल के अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के पेपर लेके आ रहे थे, जिससे कि आपको जो पोर्शन हर तरीके के लेवल देखने को मिल जाए, चाहे वो ग्रुप डी का लेवल हो चाहे ग्रुप सी का लेवल हो। हम लोगों ने अभी तक वो सारे लेवल कंप्लीट किए हैं, लेकिन सॉरी, आज का जो लेवल है ये हमारा स्पेशली आपको ग्रुप सी वालों के लिए लेके आया हूँ। इसमें वो लेवल आपको देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा अप लेवल होगा, जैसा कि आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट में होते हैं, या जो कह सकते हैं कि जो हमारे रियल लेवल का जो पेपर होगा उस तरीके का लेवल आपको आज देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को जो देखते थे पूरा नहीं देखते हैं, आज पूरा जरूर देखना, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भाई सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली हम लोग अभी जो 8-10 दिन बचे हैं, इनमें आपको पूरा का पूरा पोर्शन ऐसे ऐसे हार्ड लेवल दे देंगे जो आपको वहां पे बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि वैसा ही फंस जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भाग 1 में हमें कुछ गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। लिखा हुआ है, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और असफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित कर देता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के 2 प्रमुख उत्पादन हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। अब नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलो इनके बारे में भाई देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर हैं। सॉरी, चलिए यहां पे पहला क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देना है। शीर्षक क्या होगा? ठीक है, कार्य कुशलता, कार्य उपयोगिता, कार्य तत्परता और जागरूकता। तो देखो ये पूरा पद्यांश जो पढ़ा है इसमें साफ साफ पता चलता है कि ये कार्य के प्रति जागरूकता के बारे में बताता है। तो हमारे हिसाब से तो ये कार्य तत्परता जो है बिल्कुल इसके अनुसार हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था ना कि गद्यांश में लिखा हुआ था एक जगह पे कि तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? अच्छा, कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन और तत्परता। तो जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तो तत्परता, क्योंकि तत्परता के ऊपर ही ये पूरा गद्यांश था। बिल्कुल तत्परता यहां पे सही हो जाएगा। गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा हो जाएगा? अच्छा, तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में भी सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख साधन है। यार ऑप्शन तो फिर मुझे यही बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो फिर यही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे खत्म हो गया, चलिए फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? देखो लिपि जो होती है एक तरीके की लिखने वाली चीज को जितने भी होते हैं वो सब लिपि कह सकते हैं। आप किसी भी भाषा में लिखें, कुछ भी करें, वो लिपि है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, लिपि के चिन्ह, जो लिपि चिन्ह होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह या वर्णमाला। तो अक्षरों के यानी कि लिपि चिन्हों के अगर क्रमबद्ध समूह में लगा देंगे तो वो वर्णमाला बन जाती है। 5 नंबर, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ठीक है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? देखो ये ऐसी 2 मात्राएं होती हैं, क्या नाम,
अंग और आहा, इनमें क्या होता है, अंग को अनुस्वर कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। ये जो होती हैं इनको हम लोग स्वर में शामिल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्दों के वर्तमान स्थायी तद्भव रूप पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखो, जब संस्कृत के हम लोग शब्दों को बिल्कुल पूर्णतः हिंदी में उठा के रख लेते हैं तो वो तो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसने क्या कहा है, मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव तक रूप में पहुंचने के मध्य में, अब जैसे तत्सम से तद्भव में जा रहे हैं उनके मध्य की बात कर रहा है कि संस्कृत के जो अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप को क्या कहते हैं, तो वो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। वो पूरे तरीके से ना तो तत्सम होते हैं ना तद्भव होते हैं, तो इसलिए अर्ध तत्सम कहलाते हैं। 7 नंबर, फिर क्या लिखा हुआ है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, क्या मनुष्यता आपको दिखाई देती है? आप उसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ वो आपको ना दिखाई देगी ना आप उसको छू सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, भाव लिया जा सकता है। और जब भी कभी इस तरीके की चीज आ जाएगी तो आप भाववाचक संज्ञा यहाँ पे इसका सही उदाहरण भी हो जाएगा। तो जैसे बुढ़ापा क्या दिखता है? नहीं, बुढ़ापा शरीर, वो शरीर का एहसास होता है, शरीर का दिखता है। आपको कुछ जवान भी बुढ़ापा महसूस करते हैं, क्या उनका शरीर दिखाई देगा बुढ़ापे का? नहीं, लेकिन वो महसूस करते हैं। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि जो चीज हम सिर्फ महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक। अब जैसे मिठास, जब मुंह में मिठाई रखते हो तभी तो एहसास होता है। फिर उसके अलावा मानवता, आप जितनी भी अच्छे काम करेंगे मानवता के वाले, तो क्या वो दिखाई देगा, महसूस कर सकते हैं? अब उसको और तो कोई तरीका है नहीं। चलिए, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसमें वाक्यांश के लिए एक सही विकल्प। अगर इंद्रियों को जीतने की बात की जा रही है तो इंद्रजीत नहीं होता है, बहुत से बच्चे तुरंत इंद्रजीत पे पहुंच जाएंगे। इंद्र दे रखा है, जितेंद्र दे रखा है, इंद्रपति। देखिए, इंद्रजीत का मतलब है इंद्र को जीतने वाला, जिसने इंद्र को जीता, मतलब मेघनाथ कह सकते हैं। ये देखो, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। इंद्र को जीतने वाला अर्थात कौन था? इंद्र को जीता तो बहुत से लोगों ने था, लेकिन उसका नाम जो इंद्रजीत पड़ा था, इंद्रजीत मेघनाथ का नाम था। तो क्या हो जाएगा? इंद्र को जीतने वाला अर्थात मेघनाथ, बहुब्रीहि समास, ठीक है। लेकिन यहां पे इंद्रियां होती हैं हमारी अलग चीज, तो जितेंद्र हो जाएगा। जीतना किसको? इंद्रियों को जीतना, तो जितेंद्र। फिर 9 नंबर, से अलगाव किस विभक्ति के बोधक का चिन्ह होता है? अब आपको पता है अलगाव हमेशा अपादान में आता है। क्या होता है? किसी चीज से किसी चीज को अलग करना या अलगाव का भाव आना, वहां पे आपका अपादान कारक हो जाता है, पता है ना। क्योंकि देखो, कर्ता ने कर्म को करण से के साथ या के द्वारा भी होता है, संप्रदान के लिए होता है और को होता है। अपादान का मतलब से अलग होना या अलगाव की स्थिति में। संबंध का क्या हो जाता है? का, के, की, रा, री, रे, सब ये हो जाते हैं। अधिकरण इसमें होता है में और पर होता है। संबोधन हे, अरे, ये सब जो आते हैं ये सब आपके संबोधन में चले जाते हैं। 10 नंबर, तन शब्द का लिंग निर्धारित करना। तो आप खुद बताइए, तन हमेशा क्या होता है? कहा जाता है ना, तन ढक लो, तन होता है, कभी कहा जाता है तन होती है, कभी कहा गया नहीं ना। तो क्या होता है? पुल्लिंग शब्द का उदाहरण हो जाएगा ये। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? अच्छा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के, अच्छा उत्तम, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आपको 3 भेद देखने को मिलते हैं। किसमें? 3 भेद देखने को मिलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होती है उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 होते हैं ना। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आता है, अन्य पुरुष में यह, ये, वे, यह सब वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए, कंचन एक कृशाग्नि युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? कंचन एक कृशाग्नि युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अच्छा देखो, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, अच्छा बर्तनीगत अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि, शब्द निर्माण की अशुद्धि नहीं, इसमें जो है जो शब्द चयन है ये गलत किए गए हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ना कि कंचन एक कृशाग्नि युवती है, तो कंचन कृशाग्नि है, ठीक। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंचन जो है वो तो पहले उससे के नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कंचन लड़की का नाम होता है। वैसे तो आज के समय में लड़का और लड़की के नाम कुछ भी हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो कंचन है, ठीक है, कृशाग्नि है
और युवती दे रखा है। तीन ही चीजें तो इसमें आपको ज्यादातर पता है, कंचन एक, कृशाग्नि, युवती है। तो कृशाग्नि लिखा हुआ है तो इसके साथ युवती का कोई मतलब ही नहीं था। कंचन एक, कृशाग्नि है, ये भी हो सकता था, ठीक है, या कह सकते थे कंचन कृशाग्नि है, बिल्कुल सही हो जाता। अगर बिल्कुल सही की बात करेंगे तो कंचन कृशाग्नि है, ये सही होता। यहाँ पे जो शब्द का चयन किया गया ये बहुत गलत था, ये इसलिए हटा देंगे इसको। फिर 13 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक पत्र होता है। ये हम लोग बचपन में ही पढ़ लेते हैं, ये जो बहुत बचपन में, कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है, ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं। ये परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं और मित्र भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको मान लीजिए अपने भाई की शादी में दोस्त को इनवाइट करना है तो उसके लिए जो पत्र लिखेंगे वो अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र हमेशा अपने ऑफिस के बीच में रिलेटेबल करने के लिए दिया जाता है, ठीक। तो अनौपचारिक पत्र तो क्या हो जाएगा, मोहल्ले में बिजली की समस्या, ये औपचारिक पत्र का उदाहरण हो जाएगा। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र, देखो मित्र आ गया तो ये अनौपचारिक हो गया। गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए सरकार को लिखेंगे या डीएम को लिखेंगे तो ये भी एक औपचारिक पत्र हो गया। प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो औपचारिक हो गया। 14 नंबर, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है, 11, 4, 7 या 2। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि हास्य स्वर जिनकी सबसे छोटी मात्रा होती है, कुल 11 स्वर होते हैं जिसमें हास्य स्वर होते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋर, तो कितने मिले, 4 मिले, ये 4 हो जाएंगे। अगर दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, तो कितने मिलेंगे, 7, ठीक है। तो और हास्य और दीर्घ होते हैं प्लुत स्वर, तो जो दीर्घ स्वर से भी मात्रा में लगे वो हमारे स्वर में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। 15 नंबर, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या हो प्रयुक्त करने वाला विशेषण, तो आपको पता है वो द्विगु समास कहलाता है, बिल्कुल। जैसे सप्त सिंधु, इसमें क्या होता है, 7 सिंधुओं का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, बिल्कुल हो जाएगा। सुहावना, लिखाई या छलिया, इसमें निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का प्रत्यय कहां पे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। तो सुहावना लिखा हुआ है तो सुहाना होता है ना, सुहाना कह सकते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक। तो अगर सुहावना में देखेंगे तो आवना हो जाएगा, सुहा और आवना। तो आवना, पहले तो आवना देख लीजिए, जिसमें जिसमें इसमें बना है, इसमें अवना है, आवना है, ठीक। फिर दूसरा क्या था, छलिया, तो छल होता है और उसमें आ जाएगा इया, क्या आ जाएगा, इया आ जाएगा। तो या कह सकते हैं छलिया, क्या लिखा था, अच्छा लिखाई लिखा है, पहले तो लिखाई, तो लिखना होता है उसमें आई जोड़ देंगे तो लिखाई हो जाएगा, लिखना होता है ना। तो यहाँ पे ई ही दे रखा था, ई नहीं होगा, आई होगा, और जो कि चौथे ऑप्शन में दे रखे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, माँ लिखा हुआ है, माँ तो तद्भव है। मछली, केला, अमूल्य, अमूल्य आपका जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका अगर तद्भव की बात करेंगे तो अमोल होता है, ठीक। केला का क्या होता है, इसका कदली होता है, तत्सम शब्द, ठीक। और क्या था, माँ, माँ का मतलब क्या होता है, माता होता है, ये आपका तत्सम शब्द माता है। और मछली, मछली का क्या होता है, तो मत्स्य होता है, ठीक। ये चलिए 18 नंबर देखेंगे। क्या क्या दे रखा है, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हो उनको क्या कहलाते हैं, हमने आपको बताया संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। ये लीजिए भाई, तत्सम हो गया। 19 नंबर, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल, किलकिल कौन सा शब्द है। अच्छा, व्युत्पत्ति के आधार पे पूछा जा रहा है कि किलकिल जो है कौन सा शब्द हो जाएगा। तो देशज दे रखा है, विदेशज दे रखा है, तत्सम दे रखा है, अर्ध तत्सम। देखो ऐसा होता है, जब भी कभी हमें किसी भी शब्द की अगर उसकी उत्पत्ति का पता ना हो तो इसका मतलब वो देशज शब्द हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि जो उनकी उत्पत्ति का पता ना हो लेकिन हम लोग उनको बोलचाल भाषा में तो लेते हैं तो वो देशज शब्द हो जाते हैं। जैसे किलकिल हो गया, कटोरा कह सकते हैं, लोटा कह सकते हैं, ये शब्द जो खटिया शब्द होता है, ये शब्द जितने भी हैं तो ये शब्द हमारे देशज, देश में बनाए हुए हैं, अपनी भाषा की बोलचाल के आधार पर इन लोगों ने इसको बना लिया। 20 नंबर, अलमारी में, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द। अच्छा, अलमारी में नहीं, अलमारी कौन सी भाषा, फारसी, पुर्तगाली, अरबी या संस्कृत। तो अलमारी जो होता है वो पुर्तगाली शब्द है। हमारे हिंदी भाषा में बहुत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। 21 नंबर, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। निर्वभक्तिक, यौगिक, मौलिक या निपात। तो
जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल, देखो जब भी कभी आपको दिख जाए ये बल देने के लिए तो आप निपात लगा लीजिएगा। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी, सॉरी बता रहे यूपी ट्रिपल एससी, आपके जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो निपात से आपको क्वेश्चन जरूर देता है। और आप टेस्ट दे रहे होंगे तो वहां पे आपने देखा भी होगा, उनका तो खैर मैं नहीं एग्जैक्टली बता सकता, लेकिन निपात से क्वेश्चन आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखने को मिलता है। आरओ बहुत पूछता है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है, मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म और पृथक। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अगर क्लिष्ट की बात करेंगे तो देखो ठा नहीं बनता है, इसमें सिर्फ टा बनता है, तो इसको लास्ट को ठा को काट के टा बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या था, ब्रह्म लिखा हुआ है, तो ब्रह्म नहीं होता है, इसमें एक ऐसे डंडा लगा लीजिए, ब्रह्मा हो जाएगा। जो मूल्यवान लिखा हुआ है, तो मूल्यवान जो होता है वो मूल्यवान नहीं होता है, इसमें बड़े ओ की मात्रा लगा देते हैं, मूल्यवान हो जाता है, बस ये सही है। 23 नंबर, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा होती है, अच्छा, आंसू, प्राण और प्रत्येक, तो फिर प्रत्येक फिर आपका जो है एक वचन शब्द हो जाएगा। एवरीवन हमेशा इंग्लिश में भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है। चलिए भाई 24 नंबर देखेंगे, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो वाक्य देखो दो आधार पर इनका चेंज किया जाता है, एक तो रचना और एक अर्थ के आधार पर, ठीक है। रचना और अर्थ के आधार पर इनको दो भागों में तोड़ा गया है। जब वाक्य के बारे में मैंने पढ़ाया था तो वहां पर मैंने इसको बताया भी था। 25 नंबर देखेंगे, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य नहीं, एक साधारण और दूसरा आश्रित हो नहीं, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। बिल्कुल सही, तो ये लीजिए तीसरा भाई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे शामिल नहीं करवाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ये जरूरी था, इंपॉर्टेंट था कि दूसरा और चौथा। तो देखो इसमें दिया है महाप्राण, अल्प प्राण, उच्छिप्त और अनुशासिक, तो ये पहले तो दो काट दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है। फिर अब आते हैं कि ऐसे व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखो इसमें एक महाप्राण और एक अल्प प्राण। अल्प प्राण में अगर हम लोग वर्णों को काउंट करें तो ये कितने हो जाएंगे, लगभग 5 बनते हैं, पूरे 5 तो नहीं है, 4.5 है, लेकिन 5, ठीक। तो यानी कि पांचवा तो इसमें आ ही जाएगा। फिर आ से स्टार्ट हो रहा है, पहला आ जाएगा। अब बचा है तीसरा, तो पहला, तीसरा, पांचवा, अल्प प्राण और महाप्राण कौन से हो जाते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण। तो ये लीजिए भाई आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। चलिए, तो जो हिंदी थी आज की, मेरे हिसाब से लेवल आज अच्छा था, और उम्मीद कर रहे हैं आपको भी लेवल पसंद आया होगा। अगर लेवल भाई पसंद आया है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि ये सीरीज में आगे थोड़ा और बढ़ाऊं, और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हो मैं जरूर कराऊं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।